सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर आपका शायद यही था, 22 नंबर ही था, जो कि कल हमने यहाँ पर छोड़ा था रास्ते में, और इस रास्ते में हम लोग आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 22 में। चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला प्रश्न जो कि 22 नंबर है, कहा गया है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सभी को हैप्पी वेल, हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली। चलो बताइए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो आपकी है वो आपकी कौन थी। चलिए जवाब आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल इजी होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपने हमेशा से पढ़ा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पाली। ठीक है ना, पाली आपकी है। आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। चलिए काफी अच्छा प्रश्न आपका है। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर बताना है सही जवाब कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर हैप्पी होली है भाई, हैप्पी होली। चलिए तो देखो यहाँ पर आपका 23 नंबर आपका आ चुका है। याद रखिए ये आपकी कौन है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास कौन सी है। इसका ऑप्शन सी बनेगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपकी है। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि पहली सरस कृति है, ठीक है, पहली सरस कृति है आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि देखा जाए 1184 ईस्वी में आपकी ये ग्रंथ आपका हुआ था। ठीक है, चाहते हैं ये आपके कह सकते हैं जो आपकी रचना की है वो आपके शालिभद्र सूर्य ने, किसने, शालिभद्र सूर्य ने किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। चलिए यहाँ पर 24 नंबर जवाब देना है। पहले वाला प्रश्न आपके लिए नया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रश्न दिया गया है जो कि रिपीट कर दिया है। अब इसका यहाँ पर सही जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर ही नंबर, है ना। अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे यहाँ पर, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम बताइए। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम बताइए। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम बताना है। चलिए यहाँ पर अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही दीजिएगा, है ना, क्योंकि कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया है ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है ना। और आपको जब भी कोई नया प्रश्न होता है उससे 2-3 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कह सकते हैं करवा देते हैं। तो ऑप्शन बन जाए आपका यहाँ पर बी नंबर। अब ये तीनों पॉइंट आपको हमेशा याद रहेंगे। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर आपको हो गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन है। पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन है। 26 का जवाब देना है। आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं तो हम तो आपके पास हैं, है ना। चलिए पंच पांडव चरित रास के जो रचयिता हैं ये भी आपके कौन हैं, तो आपके शालिभद्र सूर्य हैं। कौन है आपके, शालिभद्र सूर्य हैं। इसका भी जवाब जो बनेगा वो आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है। जितने भी प्रश्न हम आपको कराते हैं यह समझिएगा कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है ना, हम बदर से बाहर से नहीं कुछ कराते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन लेके आते हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन कैसे हैं, सभी पूछे गए आपके प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य आपकी कौन सी है। तो 27 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ढोला मारू रात दूहा। ठीक है, ये है ऑप्शन आपका डी बनेगा। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सी थी, ढोला मारू रा दूहा, ये आपकी थी। तो ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि देखा जाए क्या है, तो एक लोक भाषा काव्य आपका लोक भाषा काव्य है। ठीक है ना। और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। चलिए हमेशा तो सरल प्रश्न आप पढ़ते रहते हैं, सरल प्रश्न तो आप हमेशा पढ़ते हैं। कठिन प्रश्न में अगर डर गए तो फिर क्या मतलब है हिंदी पढ़ने से, है कि नहीं। सरल प्रश्न तो आप हमेशा पढ़ते हैं और कठिन प्रश्न आ जाए तो डर जाओ तो फिर क्या मतलब है आपको। चलिए बताइए यहाँ पर अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने या सरैपा ने। चलिए जवाब देना है और आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा सी, आपकी पतंजलि ने। किसने किया था,
अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपकी पतंजलि ने किया था, आपके महाभाष्यकार, ठीक है, किसमें? महाभाष्य लिखा है ना पतंजलि ने, तो महाभाष्य पतंजलि ने किया था, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द से लोक प्रचलित विविध रूप आपका अपभ्रंश ही कहलाया है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहां पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अवाहट भाषा से तात्पर्य क्या है? अवाहट भाषा से तात्पर्य क्या है? चलिए परेशान मत होइए, जितने भी आपकी हम करा रहे हैं एक दिन इसका रिवीजन करवा देंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। जितना भी करा रहे हैं हफ्ते में एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करा देंगे, 1 घंटा की क्लास में जल्दी जल्दी रिवीजन कराया करेंगे, सब आपको रट जाएगा। अगर पहले से अगर आप सोचो कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे तो फिर भाई आपकी फिर दिक्कतें हैं। चलिए अवाहट भाषा से जो तात्पर्य है आपका है क्या? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 में। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा ग्रामीण अपभ्रंश से। अवाहट भाषा से तात्पर्य होता है जो आपकी ग्रामीण अपभ्रंश है, इससे संबंधित है। 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अवाहट शब्द जो आपका विकृत है या आपका अपभ्रंश आपका है, ठीक है ना, जिसे प्रवर्ती अपभ्रंश कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अवाहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवाहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिखा, शिक्षा, मतलब कह सकते हैं अवाहट में जो शिक्षा बोली जाती है वो किस रूप में बोलेंगे? तो ये बोली जाती है शिक्षा। क्या बोलते हैं? शिक्षा। याद रखिए अवाहट भाषा में जो शिक्षा है इसको हम लोग किस रूप में? शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राहुल सक्रातेन के अनुसार, राहुल सक्रातेन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्धांत कौन है? राहुल सक्रातेन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्धांत कौन है? यहाँ पर 31 का जवाब देना है, और 31 को ऑप्शन राइट आपका बनेगा, ये है आपका सरहपा, ठीक है। क्या हो जाएंगे? इसका आंसर आपको बनेगा सरहपा, ठीक है। इसका आंसर आपका सरहपा बनेगा। तो देखो कम से कम आपने 5 क्वेश्चन में अगर आपने एक क्वेश्चन भी सही किया तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, है ना। अभी तक आपने यहाँ पर यूपीएससी लेवल का पढ़ा था, लेकिन अब लेवल पढ़ रहे हैं टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, जूनियर एडेड, ऐसे लेवल के आपके पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको कठिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप लेवल की तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा ही, नहीं तो फिर हमारे फिर क्या मतलब है? वही हिंदी बार बार घुमा पढ़ा के पढ़ाओ तो क्या मतलब है लेवल की बात, है ना। चलिए कह रहे हैं अधिकांश साहित्यिक इतिहासकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो आपके कौन से हैं? 32 नंबर देना है। तो याद रखिए इस प्रश्न का जवाब बनेगा, ये है आपका कौन सा? सरहपा है, ठीक है। ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, सरहपाद हो जाएगा, सरहपाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे अगले प्रश्न को, और कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम काव्य हैं? देखो ये प्रश्न भी हमने आपको बताया भी था कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। अधिकांश जो माना है वो सरहपाद को माना है, लेकिन यहाँ पर जो माना है किसने? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी के प्रथम काव्य माना है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर सिद्धों का प्रथम कवि किसे कहते हैं? चलिए 34 नंबर बताइए, सिद्धों का प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो इसका जवाब बनेगा आपका ए नंबर, ये है आपके सरहपा, ठीक है। कौन आपके? सरहपा है। जवाब क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जिसे नहीं आ रहा है तो आप देखते ही जाएंगे तो उद्धार हो जाएगा, है ना, और कठिन समझ के अगर रास्ते में छोड़ देंगे तो उद्धार नहीं होगा। लेकिन हमने बताया है, बहुत बार बताया है कि बहुत लोग कोचिंग में नहीं जाते हैं जब कठिन चैप्टर होता है। हमने कहा है कोचिंग में जाइए, सिर्फ बैठे रहिए, ना लिखिए, तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। जब टेस्ट पेपर मिलेगा तो आप कुछ न कुछ कर सकते हो। ऐसे तो भी क्या होगा, ऐसा लगेगा कि जीवन में पहली बार क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दिया है, तुक्का भी नहीं मार पाओगे। चलिए बताइए सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो ये थे आपके सरहपाद, ठीक है। कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, हमें ये पता है कि 50% आप लोग सही जरूर करोगे। चलिए बताइए सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है किसने माना है? सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने माना है? अगर आप कठिन प्रश्न से डर जाओगे तो आप तो जानते हो हम सरल प्रश्न लेके आएंगे, तो फिर आप कहोगे कि सर सरल प्रश्न आप करा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए कठिन प्रश्न आपके हैं तो थोड़े करते रहिए, वरना हम भी लॉलीपॉप पकड़ना जो होता है सब लोग करते हैं, फिर वैसा हम भी करने लगेंगे दूसरों की तरह, तो फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं टाइम पास हो रहा है।
चलिए बताइए, सराय पादुको हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए 36 नंबर में हम चाहते हैं कि एग्जाम में जब बैठे तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। किसने? अभी हमने बताया है पंडित राहुल सक्सेना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि सराय पादुको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपके पंडित राहुल सक्सेना ने माना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। हम चाहें तो एक एक क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, है ना, ऐसे, लेकिन हम आपको तीन तीन क्वेश्चन दे रहे हैं एक ही जैसे, बस घुमा फिरा के, है ना। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 37 नंबर में। 37 को ऑप्शन आपको हो जाएगा सी नंबर, सराहपा को कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अब आप सही कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला दिया है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। चलिए बताइए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, यहाँ पर देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, हिंदी का प्रथम कवि आपका कौन है, तो यहाँ पर जवाब बनेगा कौन सा, तो आपके सरायपा, है ना। देखो कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिया, 3 ही 4 क्वेश्चन आपने गलत किया होगा, इससे ज़्यादा नहीं किए होंगे। दोबारा जब रिवीजन कराएंगे तो आप 100% सही कर लोगे, कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन रेगुलर रहना जरूरी होता है। चलिए, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है। चलिए यहाँ पर देना है, और आपका जो जवाब बनेगा, सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 40 नंबर देना है। 40 का जवाब देना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, और ये माना है राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन है। शाहजहां के जो प्रवर्तक है आपके कौन है, तो आपके सराहपा ही हैं। ठीक है, कौन आपके हैं, सराहपा ही हो जाएगा। ऑप्शन बने आपका ये नंबर। जब भी अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा दोबारा कि शाहजहां के प्रवर्तक कौन है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि यहाँ पर कौन है, आपके सराहपा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। पुरानी हिंदी, प्राकृत भाषा अपभ्रंश, या इन्हीं में साहित्यिक अपभ्रंश, या परनिष्ठ। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को जो माना है वो माना क्या है, तो आपकी पुरानी हिंदी माना है। ठीक है ना, याद रहेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए नंबर होगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, प्राकृत भाषा हिंदी से आशय क्या है। प्राकृत भाषा हिंदी से आशय क्या है। चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या बनेगा। तो प्राकृत भाषा हिंदी का मतलब होता है, यहाँ पर आपकी अपभ्रंश होता है। क्या होता है, अपभ्रंश होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। बताइए भाई, यहाँ पर दिया है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है, आदिकाल के अंतर्गत रखा है। चलिए 44 नंबर का जवाब पूछा गया है, तो आप जवाब दीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है, जो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आपके आदिकाल जो रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए जवाब, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था। तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर, आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ठीक है ना, और इनकी प्रसिद्धि के कारण इनके द्वारा लिखित उसने कहा था, है ना। हमने एक बताया था कि इनकी एक कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कौन सी, उसने कहा था। यही कहानी से ये लोग प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है ना, जो कि आपकी कहानी जो आधारित थी वो आपकी उसने कहा था द्वितीय जो विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आपकी आधारित थी। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। चलिए अब बताइए, पुरानी हिंदी का जो नामकरण किया है वो किसने किया है। अब तो जवाब दे ही सकते हैं, आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे गलती होती है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको खुशी लाने के लिए, आपके चेहरे में स्माइल आने के लिए
हम डबल क्वेश्चन जरूर करते हैं ताकि आपको जुनून बना रहे कि नहीं हाँ कठिन तो है लेकिन दोबारा वो रिवीजन होके सरल प्रश्न बन जाता है ना। चलिए तो जवाब यहाँ पर 46 का आ चुका है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। यहाँ पर देना है। अब ये थोड़ा सा प्रश्न आपका बढ़ गया है ना, अब आपको बढ़ गया, मतलब यहाँ पर देखो दिया गया है पुरानी हिंदी का प्रथम, किसके अनुसार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार, और इन्हें माना है किसे, तो आपके राजा मंज को माना है, मुंज को, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर आपने देखा था अभी कि आपके राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था, ठीक है। राहुल सक्रात्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे, सरहपा को माना था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके होते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के देंगे, लेकिन बार बार जब क्वेश्चन वही होगा पढ़ोगे तो बार बार आपको आंसर मिलने लगेंगे, ठीक है। अगला दिया है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न को तो हमने बहुत बार पढ़ाया भी है, प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है ना, कई बार पढ़ाया है कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब भी आ चुके हैं। अब इस प्रश्न का देखो, आप लोग सभी लोग जवाब दे रहे हो, बिल्कुल इजी तरीके से दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा है। ऐसे दोबारा जब रिवीजन होगा तब भी आप जवाब दे पाओगे, है ना। स्वयंभू को कहा जाता है किसे, स्वयंभू देव, है ना, कभी कभी देव नाम आ जाता है, याद रखिए स्वयंभू देव, जो कि आपकी 8वीं शताब्दी के समय आपके सर्वश्रेष्ठ कवि आपके माने गए हैं, ठीक है ना। और इनकी एक रचना है, रचना जानते हो ना, पौमचर्यु, क्या है, पौमचर्यु, जो कि 5 कांड, कितने कांड हैं, तो आपके पौमचर्यु में आपके 5 कांड है, कितने 5 कांड है, और आपकी 83 संधियों मतलब 83 सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है पौमचर्यु, ठीक है, जो कि अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, इसका जवाब दीजिए। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, यहाँ पर जवाब देना है। जवाब बन जाएगा ऑप्शन आपका बी स्वयंभू हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत अब नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, स्वयंभू की कृति का नाम बताइए, स्वयंभू की कृति का नाम बताना है। चलिए स्वयंभू की जो कृति है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर 51 का जवाब आ चुका है, करे इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, परेशान मत होना, हर चीज इजी लगने लगेगी। लेकिन जब हम जैसे मान लो आप लोग हाई स्कूल में थे, इसके पहले थे, तो आप लोग हिंदी साहित्य ज़्यादा जानते नहीं थे। आप जब बीए आए होंगे तो आप लोग जब और एमए में जाएंगे तो और तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो जैसा जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे अपने पैर को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, वैसे वैसे आप लेवल में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पौमचर्यु किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, पौमचर्यु किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, पौमचर्यु किसकी रचना है। जवाब यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं ऑप्शन सी को, स्वयंभू को। किसे, स्वयंभू की आपकी रचना है, जो कि आपकी 8वीं शताब्दी, कब की, 8वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ आपके कवि माने जाते थे, ठीक है ना। जिसमें से अभी हमने बताया 5 आपके क्या थे, 5 आपके कांड थे, 5 आपके क्या थे, तो आपके कांड थे। वहीं पर आपके 83 इसमें सर्ग हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कामायनी, कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद, तो कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया गया था, जो कि एक महाकाव्य था। वैसे पौमचर्यु जो आपका है इसको 83 सर्गों में बांटा गया है, जो कि एक ये भी एक क्या है, विशाल महाकाव्य है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर बताइए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता जो आपकी थी सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर देना है, और आपको नहीं पता होगा तो आज आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छे, याद रखिए आपके पौमचर्यु में, किसमें, तो आपके पौमचर्यु पे ही ये आपका लिखा गया है, ठीक है। पौमचर्यु में ही लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और बता दिया है कि 5 कांडों में, 5 कांड कौन सा है, एक है विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तराखंड में स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इसमें से किया गया है कि नारी का जो कह सकते हैं सम्मान है किस प्रकार से होता है, उसके व्यवहार का वर्णन इन्होंने इस प्रकार से किया है, ठीक है, जो कि एक उदाहरण ले लिया है सीता जी का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है।
इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? चलिए, तो यहां पर याद रखिए, ये आपका नया प्रश्न हो जाएगा यहां पर कि लौकिक चरित काव्य माना जाता है आपके भविष्ययत्त कहा। ठीक है, किसे? ऑप्शन बनेगा ए, भविष्ययत्त कहा, इसे मनाता है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें कि ये लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित है, ठीक है, याद रखिए जो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं उनके चरित्र पर आधारित, उनके काव्यों पर आधारित आपका ये आपका रचित किया गया है, उन पर रचा किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि इस श्रेणी में धनपाल द्वारा, किसका? धनपाल द्वारा रचित है। धनपाल द्वारा, किसके द्वारा? धनपाल के द्वारा आपका रचित किया गया है। ठीक है, जिसे भक्तिवग कहा गया है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपको अभी मिलेगा इसी प्रकार से। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ये तो प्रश्न आपने पढ़ा है। अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? चलिए, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है, यहां पर देना है जवाब, और जवाब हो जाएगा पुष्पदंत। पुष्पदंत को किसे मानते हैं? ऑप्शन बनेगा बी नंबर कि आपके अपभ्रंश का भवभूत किसे मानते हैं? पुष्पदंत को मानते हैं। किसे मानते हैं? पुष्पदंत को मानते हैं, याद करिएगा। ठीक है, बी नंबर। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? चलिए 56 नंबर में जवाब दीजिए, और इस प्रश्न का जवाब बहुत ईजी है, क्योंकि इसके पहले हमने एक ऑप्शन को बता चुके हैं। ऑप्शन हमने आपको बताया था कि जो आपकी यहाँ पर देखो पौमचरी जो थी, पौमचरी जो थी वो आपकी भी बताया था ना स्वयंभू की, है ना। पौमचरी जो आपको बताया था कि आपके यहाँ पर पौमचरी के बारे में मैंने आपको बताया था, स्वयंभू की कृति है पौमचरित। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 3 रचनाएं हैं, महापुराण, जय कुमार चरियु और आपका जसहार चरियु, ये सभी किसकी हैं? तो आपकी पुष्पदंत की हैं, है ना। लेकिन जो पौमचरियु है वो किसकी है? तो आपकी स्वयंभू की है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? चलिए, अब आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, कह रहे कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनमें एक अब आपकी ऐसी रचना होगी जो यहाँ पर स्वयंभू की नहीं होगी। चलिए कौन सी? तो यहाँ पर देखो, अभी आपने पढ़ा था कि महापुराण, कौन सी? महापुराण किसकी थी? ये आपकी पुष्पदंत की थी। किसकी थी? पुष्पदंत की थी महापुराण, पुष्पदंत की थी। अब यहाँ पर देखो जो दिया है पौमचरियु, स्वयंभू छंद, है ना, स्वयंभू से स्वयंभू मिल गया है। यहाँ पर दिया है रिट रेम चरियु, है ना। लेकिन उसके पहले क्या था? जय कुमार, मतलब जो आपके पुष्पदंत थे उनकी एक रचना थी, कौन? तो आपकी जय कुमार चरियु थी। लेकिन इसमें क्या दिया है? रिट रेम चरियु दिया है ना। तो अब आपको यह पॉइंट याद रखिएगा, डी नंबर। आते हैं अगले प्रश्न और, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर महापुराण के रचनाकार कौन है? चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अब तो जवाब दे सकते हो, डरना नहीं है। धीरे धीरे जब आप लोग बढ़ोगे ना लेवल को, तो आपको लगेगा कि लेवल हमारा बहुत ही अच्छा है, और हमारे इस लेवल से आप टीजीटी, पीजीटी, है ना, बहुत लोग यहाँ पर कह सकते हैं केवीसी में भी जाते हैं, टेट में जाते हैं। ठीक है, सब में ये काम आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर महापुराण के जो रचनाकार है आपके कौन है? जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी, आपके पुष्पदंत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्पदंत आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। हाँ, याद रखिएगा कि अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं, है ना। याद रखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत आपके हैं। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं हैं, एक महापुराण हो गया, जय कुमार चरियु हो गई, और आपका जसहार चरियु हो गई। ठीक है, महापुराण में देखा जाए तो अनेक घटनाएं आपको चरित्रित की गई हैं। ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे दिया गया है कि आपसे यहां पर खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन से हैं? बताइए कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य का जो सृजन किया था वो आपके कौन कवि थे? चलिए, कौन कवि थे? तो खड़ी बोली का जवाब जैसे आता है तो आपका जवाब आ जाएगा कौन सा? ए नंबर, अमीर खुसरो। कितना इजी है ना। देखो, आपने 25 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो 5 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन तो आपको आएगा। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो एनर्जी आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो देखो, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, और इस भाषा का इस जो नाम है हिंदवी, है ना, हिंदवी का जो उल्लेख मिलता है इन्हीं की रचनाओं में ही मिलता है। अगर पूछे कि हिंदवी उल्लेख जो आपको मिलता है सबसे पहले किनकी रचनाओं में, तो आपके किसके? अमीर खुसरो की रचना में मिलता है। वैसे देखा जाए तो ये फारसी के काफी बड़े आपके भारतीय कवि थे, है ना, फारसी के आपके काफी बड़े आपके कवि थे। एक क्वेश्चन ये बनता है मुकरी, है ना, याद रखिए, मुकरी किसने लिखा?
मुकरी लिखने वाले सर्वप्रथम जो प्रयास किया था अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, अब भी क्वेश्चन मिलेगा कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, और अमीर खुसरो की जो आपकी रचनाएं हैं तो आपकी पहेलियां भी मिलेंगी, मुकरियां भी मिलेगी, दो सुखने भी मिलेंगी और गजल भी मिलेगा। ठीक है, अभी देखो मिलता है और अभी आपको लगेगा कि 1 मिनट के भाषण में हमने कितने क्वेश्चन सही कर दिया। चलिए, कह रहे हैं मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था, मुकरी लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए देखते ही आंसर आपको लगाना है, यहां पर 61 का ऑप्शन आ चुका है सी नंबर। तो अब आपका देखो जवाब हो गया ना, अमीर खुसरो मिल गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, इनकी मुकरियां हैं, इनका जो उद्देश्य है वो आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए इनका मतलब होता है क्या, इनका मतलब होता है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े विनोदी थे, बहुत बड़े आपके सहृदय व्यक्ति थे, जनजीवन के साथ कह सकते घुल मिलकर इन्होंने काव्य रचना किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है ना, पहेलियां, मुकरियां ये सभी उस समय की आपकी थी। ठीक है ना, एक पॉइंट और बनेगा कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे, तो आपके यही थे। ठीक है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे, तो आपके अमीर खुसरो ही थे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन शिलांकित कृति है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। तो यहाँ पर याद रखिए ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ये जो आपकी है ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राउल वेल। क्या है, राउल वेल। अब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये समझिए इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि ये जो आपका है किस प्रकार की है, तो आपकी गद्य और पद्य जो मिश्रित होती है उसे बोलते हैं चंपू काव्य। क्या बोलते हैं, चंपू काव्य बोलते हैं। चंपू किसे बोलते हैं, जो गद्य में हो और आपके पद्य में मिश्रित हो उसे चंपू काव्य बोलते हैं। ठीक है, उसकी सबसे प्राचीनतम हिंदी कृति है। ठीक है, और इसकी रचना जो आप दे सकते हैं क्या, तो आपकी राहुल नायिका के नख शिखर के प्रसंग से वर्णन आपका किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे, आते हैं प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसमें जो प्रधानता मिलेगी किसमें, तो आपकी राजस्थानी प्रधानता आपको मिलेगी। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है राउल वेल किस तरह की रचना है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, राउल वेल किस तरह की रचना है, राउल वेल किस तरह की रचना है। चलिए यहां पर देना है कैसा बन जाएगा, तो राउल वेल जो आपकी रचना है, याद रखिएगा ये जो आपकी रचना है कैसी है, तो आपकी जवाब बनेगा यहां पर ऑप्शन आपका कौन है, ए नंबर, बिल्कुल सही है। जवाब देखो आ चुका, कितना इजी हो गया, गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। जब भी कभी हो कि गद्य पद्य की जो आपकी मिश्रित होती है उसे चंपू शैली ही बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये जो आपका प्रतिष्ठित है कौन है, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर आपका बी नंबर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो कि व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। एक राजा थे आपके कौन, महाराज गोविंद चंद्र। ठीक है, महाराज गोविंद चंद्र के सभा में एक थे पंडित दामोदर शर्मा। कौन, पंडित दामोदर शर्मा। किसके दरबार में, तो महाराज गोविंद चंद्र के सभा में पंडित दामोदर शर्मा थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है वो कैसा है, तो ये एक व्याकरण है। क्या है भाई, ये एक व्याकरण है। याद रखिए ये जो आपका है कैसा है, एक व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने वाला यही एक पुस्तक सिद्ध हुई थी। ठीक है, जो हिंदी व्याकरण की ओर ध्यान दिया था। वैसे सभी लोग गद्य की ओर, पद्य की ओर सब में ध्यान देते थे, लेकिन युक्त व्यक्ति जो आपका प्रकरण था इसने व्याकरण की ओर इसने ध्यान दिया था। ठीक है, जो 12वीं शताब्दी के समय। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। चलिए अब दीजिए जवाब। अभी देखो हमने बताया था, अब तो आप जवाब दीजिए कि उक्त व्यक्ति प्रकरण का जो रचनाकार है वो आपका कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, दामोदर शर्मा, है ना। कौन है आपके, तो आपके पंडित दामोदर शर्मा, जो कि महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है।
तो ये आपकी कौन सी हो जाएगा? तो व्याकरण के मामले में कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है, जो कि आपकी व्याकरण ग्रंथ है। कितना इजी हो गया। अगर हम आपको 2-3 पॉइंट बता देते तो समझिए कि आपका वो क्वेश्चन सरल हो जाएगा, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वे आपके सरल हो जाएंगे। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब बनेगा यहां पर ऑप्शन ए नंबर, ब्रज भाषा। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आपकी ब्रज भाषा है। ठीक है, एक आपके थे डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 महत्वपूर्ण शैली थी, आदिकाल के विकास में हुआ था। ठीक है ना, तो यहां पर आपको याद रखना है, ऑप्शन बने कौन सा? यहां पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो याद रखिए, चारण साहित्य ये दूसरा नाम है आपके रासो साहित्य का। किसका? रासो साहित्य का। तो याद रखिए, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो आपके रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये भी पॉइंट आपका हो गया है। ठीक है ना, और पहला पॉइंट जो आपका था वो आपके डॉक्टर गियर्सन और राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया था, जो को हमने पहले आपको बता भी दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ शायद इतने प्रश्न हमने आपको लिए थे। ठीक है, इतने प्रश्न आपने लिए थे इस वाले वीडियो में। ठीक है, और अगली वाली क्लास में आएंगे तब आपको और आपके ज़्यादा सरल क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें थोड़ा कठिन थे। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो रासो ग्रंथ से मिलेंगे, विशाल देव रासो कौन है, ऐसे क्वेश्चनों की भरमार आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो अगली क्लास हमारी है यूपी जीके की। उम्मीद है आपको पसंद आया है, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा।